अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। हेल्थ 21 आप डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज़ एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से जो है वो पेश किया जाता है। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है अर्ली डिटेक्शन ऑफ न्यूनेटल हेयरिंग, और इसके लिए स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर लाइबा इस्लाम राना ने, और ऑडियोलॉजिस्ट हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर लाइबा, मुझे ये बताइएगा कि जो न्यूनेटल हेयरिंग है बेसिकली ये है क्या? अच्छा, बेसिकली न्यूनेट्स, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम बिल्कुल नामौलूद बच्चे जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। देयर आर किड्स जो पैदा होते हैं जब उनके पास हेयरिंग डेवलप नहीं होती उनकी। तो बेसिकली न्यूनेटल हेयरिंग स्क्रीनिंग इज़ अबाउट टेस्टिंग द न्यू नेटल्स, द न्यू बॉर्न्स जो हमारे नामौलूद बच्चे हैं उनकी समात के टेस्ट करने को हम न्यूनेटल हेयरिंग स्क्रीनिंग कहते हैं। अच्छा, न्यूनेटल हेयरिंग की जो स्क्रीनिंग है वो किस तरह की जाती है? अच्छा, एक बहुत आसान सा प्रोसेस है। इट टेक्स अराउंड 5 मिनट्स। हमारे पास एक मशीन होती है जो बिल्कुल हैंडी होती है। वी जस्ट प्लेस प्रोब इन अ चाइल्ड एयर जो राइट आफ्टर बर्थ हम टेस्ट कर सकते हैं, और उससे कुछ स्टोन्स पास होती हैं एंड द मशीन गिव्स यू अ रिजल्ट वेदर इट्स अ पास और इट्स अ रेफर। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या ये पेनफुल प्रोसेस है या ये इजीली कंडक्ट नहीं, ये बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसेस नहीं है। एक बहुत सॉफ्ट जो है एयर प्रोब जो है हम बच्चे के कान में इंसर्ट करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली पेनलेस। अच्छा, न्यूनेटल हेयरिंग की क्या अहमियत है? जब बेबी पैदा होता है फ़ौरन ये चेक किया जाता है? अच्छा, अब देखें, हमारे मुल्क में ये चीज़ थोड़ी सी नहीं होती है चेक, जबकि इसका होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली एक बच्चा जो है अपनी माँ की गोद में, माँ की कोख में जब 25th वीक में होता है तब से सुनना शुरू करता है। जब से सुन रहा होता है तब 1 साल का बच्चा जाके कोई 3-4 लफ्ज़ मामा बाबा ये बोलने के काबिल होता है। लेकिन अगर एक बच्चा सुन ही नहीं रहा और आपको ये बात पता ही नहीं है तो वो बोल नहीं सकता। सुनने की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ पेरेंट्स इस बात को बिल्कुल अहमियत नहीं देते कि वो सुन रहा है या नहीं। बच्चे अक्सर माँ बाप बच्चों को लेकर आ लेते हैं 2.5 साल का बच्चा कि ये अभी तक बोल नहीं रहा। स्टिल पॉइंट ये नहीं होता कि वो सुन नहीं रहा, बात ये होती है कि ये बोल नहीं रहा। ये हम बोलेंगे तो तब जब हम सुनेंगे ना। तो ये वाला एक उसकी बहुत अहमियत है कि हम सुनाई का टेस्ट बिल्कुल नहीं कराते। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो न्यूनेटल हेयरिंग है अगर उसका टेस्ट नहीं होता फ़ौरन पैदाइश के बाद बच्चे की, तो पेरेंट्स को कब चाहिए कि वो दोबारा टेस्टिंग की तरफ जाएं और फिर इस बारे में मालूमात हासिल करें? अच्छा, बेसिकली विद इन अ मंथ न्यूनेटल हेयरिंग स्क्रीनिंग परफॉर्म होती है। तो लाइक अगर राइट आफ्टर बर्थ नहीं हुआ तो 1 महीने के अंदर अंदर बच्चे का वो टेस्ट करा लिया जाए। अगर लेट होता है तो लेट तो फिर लेट ही है, जितना भी आप उसको आगे डिले कर दें। अगर न्यूनेटल नहीं तो फिर उसके बाद आगे ABR और बैरा एडवांस जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। बेसिकली न्यूनेटल हेयरिंग स्क्रीनिंग एक जस्ट स्क्रीनिंग है, इट्स नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये आपको बता देती है इधर इट्स अ पास और इट्स रेफर। अगर इससे भी कोई रेफर आता है तो वी गो फॉर ABR एंड बैरा। तो बेसिकली एक स्क्रीनिंग अगर आप गुजार दो, स्क्रीनिंग का एक टाइम पीरियड है, गुजार दो तो फिर आप डायरेक्टली डायग्नोस्टिक की तरफ चले जाते हो। अगर जब स्क्रीनिंग हो जाए अर्ली, उसमें जैसे आपने बताया कि न्यूनेटल हेयरिंग फ़ौरन पैदाइश के बाद होती है, और अगर स्क्रीनिंग हो जाए और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो सही ना आए तो फिर क्या होता है आगे प्रोसेस? अच्छा, अगर रिजल्ट्स ठीक नहीं आते तो हम 15 डेज़ बाद पहले तो टेस्ट रिपीट करते हैं, क्योंकि रिजल्ट सही ना आने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बच्चों के कान में स्टिल इम्यूनिटिक फ्लूइड मौजूद हो। तो हम रीटेस्ट करते हैं आफ्टर 15 डेज़। अगर 15 डेज़ पे वो टेस्ट क्लियर आ जाता है, गुड टू गो होम। अगर नहीं तो फिर हम उसको जो है ABR के लिए स्केड्यूल करते हैं विद इन 3 मंथ्स। ठीक है। और जो इसके रिज़ल्ट मुख्तलिफ हो सकते हैं जब ये टेस्टिंग हो रही होती है, जब इसकी स्क्रीनिंग हो रही होती है? इसके सिर्फ 2 ही रिजल्ट्स आते हैं, इधर इट्स अ पास और इट्स अ रेफर। ये आपको ये नहीं बताता कि अगर नहीं बच्चा सुन रहा तो क्या बिल्कुल ही नहीं सुनता या कुछ हद तक कम सुनता है। तो जैसे कि स्क्रीनर सिर्फ आपको यही चीज़ डायग्नोस करके दे सकता है कि ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही। तो और अगर रिज़ल्ट क्या आ जाता है कि जो नौज़ायदा बच्चा है उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो फिर फ़ौरन प्रोसेस क्या स्टार्ट करते हैं? अच्छा, हम उसका जो है उसके बाद ABR करते हैं। फिर भी ABR करके हमें पता चलता है कि अगर नहीं सुन रहा तो कितना नहीं सुन रहा बच्चा, और उसके बाद हम उस हिसाब से बच्चे को हेयरिंग एड लगाते हैं या कॉकलियर इम्प्लांट की तरफ ले जाते हैं। अगर कॉकलियर इम्प्लांट भी होता है तो भी हम पहले हेयरिंग एड्स इस्तेमाल करवाते हैं बच्चे को और उसकी ऑडिटरी ट्रेनिंग्स कराते हैं। उसके बाद कॉकलियर इम्प्लांट के बाद उसकी स्पीच थेरेपी होती है। स्पीच थेरेपी इतनी ज़रूरी है कि जो है अगर आपने हेयरिंग एड लगा भी लिया है तो बच्चे को उसको इस्तेमाल करना नहीं आएगा अगर आप स्पीच थेरेपी नहीं कराएंगे। तो आप उसकी स्पीच थेरेपी कराते हैं और बच्चे की लैंग्वेज डेवलप करा लेते हैं।
नहीं तो अगर नौज़ायदा बच्चा है और वो सुन नहीं पा रहा है, और फिर क्या प्रोसेस होगा कि उस वक्त तो हेयरिंग एड नहीं लगा सकते, तो कितना अरसा लगता है कि उसको आप हेल्प आउट कर सकें? अच्छा, हम 3 मंथ्स के अंदर, जैसे मैंने मेंशन किया, ABR करते हैं, 6 महीने के बच्चे को हम हेयरिंग एड लगा देते हैं। अब हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप विद इन 3 to 6 मंथ बच्चे की एज में ही उसको हेयरिंग एड लगा दें। उस वक्त उसकी फौरी तौर पे स्पीच थेरेपी स्टार्ट नहीं होती, बट जब बच्चा सुनना शुरू करता है तो हम वैसे भी एक 6 महीने के बच्चे को आप कुछ बोलना नहीं सिखाते, वो बस माहौल से चीज़ें सुन रहा होता है। तो एटलीस्ट हेयरिंग एड आपकी सुनाई में हेल्प करेगा और बच्चा मुसलसल वोकैबुलरी इनपुट बच्चे को मिलता रहेगा और बच्चा सुन रहा होगा। तो जब हेयरिंग एड लगाई जाती है तो फिर उसके बाद भी कंटिन्यूसली टेस्ट का प्रोसेस रहता है कि वो सुन पा रहा है या रिस्पॉन्ड कर पा रहा है कि नहीं कर अच्छा, पा रहा है? हेयरिंग एड्स के बाद हम बच्चों को ऑडिटरी ट्रेनिंग कराते हैं कि उन्होंने रिस्पॉन्स किस तरह करना है, और उसके बाद हम बच्चों की एडेड ऑडियोमेट्री करते हैं टू चेक कि हेयरिंग एड से कितना फ़ायदा हो रहा है बच्चों को। और ये पेरेंट्स के लिए कितना डिफ़िकल्ट है अगर उन्हें पता चले कि उनका नौज़ायदा बच्चा जो है वो सुन नहीं पा रहा और उसका जो न्यूनेटल हेयरिंग है, जो टेस्ट है उसका वो सही नहीं आया, तो वो किस तरीके से उसको लेते हैं? दिस इज़ रियली अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर पेरेंट्स एज वेल, बट हम पेरेंट्स को यही बात बताते हैं कि एक चीज़ तो हो चुकी है अल्लाह ताला की तरफ से, अब आपके साथ हो गई है ना, बच्चे को है, इसको अगर आप सिर्फ रोते रहेंगे कि ये ऐसा हो गया तो उसका कोई हल नहीं है। लेकिन अगर यही इसकी आप अर्ली इंटरवेंशन करें, न्यूनेटल हेयरिंग स्क्रीनिंग हो जाए, प्रॉपर हेयरिंग एड्स लगाएं, तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट इस तरह है जैसे आँखें जो है हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। हम यहाँ पे लाइक आपने कभी नहीं सुना होगा कि हम किसी चश्मे लगाने वाले शख्स को डिसेबल्ड बोलें, बट किसी हेयरिंग एड लगाने वाले शख्स को हम डिसेबल्ड बोलते हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हेयरिंग एड उसने इतना लेट लगाया है कि वो उसको उस तरह से फ़ायदा ही नहीं दे रहा होता कि वो डिसेबिलिटी की तरफ चला जाता है। जबकि अगर हेयरिंग एड बचपन से ही लाइक राइट टाइम से लगा दिया जाए और बच्चे की स्पीच डेवलप कराए, तो आप अगर कोई बच्चा गुजर रहा हो और आपको उसके हेयरिंग एड नज़र ना आए, आप उसको कह भी नहीं सकते कि शायद हेयरिंग एड लगा रहे हैं, अगर उसकी स्पीच आप इतनी अच्छी डेवलप करा लेते हैं। बट ये तभी पॉसिबल है जब अर्लीस्ट इंटरवेंशन हो जाए। और जब अर्ली अगर इसकी जो है वो डिटेक्ट हो जाता है कि ज़रूरत है बच्चे को हेयरिंग एड की या और इसके इलाज की, तो उसमें कोई स्टेप्स हैं, स्टेप्स बाय स्टेप्स होता है, यानी कि 70% सुन पाता है, 50% सुन पाता है, कैसे आप लोग डिटेक्ट करते हैं इसको? अच्छा, हेयरिंग एड डिपेंड करता है कि लॉस कितना है, वो हमें ABR से पता चलता है कि कितना लॉस है। हम लॉस के हिसाब से हेयरिंग एड बच्चे को जो है डिस्पेंस किया जाता है। अगर किसी बच्चे का सिवियर हेयरिंग लॉस है तो उसको वही हेयरिंग एड लगेगा जो प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के लिए यूज़ होता है। बट अगर किसी को सिर्फ मॉडरेट हेयरिंग लॉस है तो उसके लिए लाइक हेयरिंग एड की पावर्स होती हैं। जिस तरह हम ग्लासेस में बात करते हैं कि हमारा आईसाइट कितना वीक है, इसी तरह हेयरिंग एड में भी होता है कि आपका पावर कितना लॉस है, उस हिसाब से हम हेयरिंग एड देते हैं। फिर हेयरिंग एड वो बच्चा यूज़ करता है। हेयरिंग एड्स बेसिकली प्रोग्रामेबल होते हैं, तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि हम एडेड ऑडियोमेट्री करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा इस जगह पे या इन फ्रीक्वेंसीज़ पे बात नहीं सुन पा रहा है या कोई लफ्ज़ नहीं सुन रहा, तो हम प्रोग्राम करके उनकी वो फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं। ठीक है। अगर कोई नौज़ायदा बच्चा है वो स्क्रीनिंग पास नहीं करता, तो आप लोग पेरेंट्स की कैसे काउंसलिंग करते हैं? देखिए, पेरेंट्स को हम यही चीज़ काउंसिल करते हैं कि एक चीज़ हो गई है और इसका बेसिकली अब तक कोई आइडेंटिफाइड कॉज नहीं है कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट किस चीज़ से हुई है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट में यूजुअली होता ये है कि जो हमारे कॉक्लिया के अंदर हेयर सेल्स हैं वो डैमेज्ड होते हैं। अब हेयर सेल्स इस तरह होते हैं जैसे आपका एक पियानो होता है, यू हैव सीन पियानो के टोन्स एक रिदम में बज रहे होते हैं। अगर आप बीच बीच में से उनके जो बटन्स हैं वो आप रिमूव कर दें तो आप वो टोन क्रिएट नहीं कर सकते। इसी तरह आपके कॉक्लिया के अंदर हेयर सेल्स पियानो की तरह सेट होते हैं एंड आपके जो आवाज़ जारी होती है उसकी वाइब्रेशंस पूरे कॉक्लिया में घूम रही होती है ना, वन बाय वन। अगर कहीं पे भी ब्रेक हो रहा है, अगर हेयर सेल्स डैमेज है तो वो नहीं आगे जा रही। अब उसके लिए हम पेरेंट्स को यही बताते हैं कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप उसका हेयरिंग एड लगाएं, उसको वो आवाज़ पहुंचाएं या फिर इसका आगे जाके कॉक्लियर इम्प्लांट करा लें। तो इसके लिए हम पेरेंट्स को बस काउंसिल करते हैं कि अब इसका कोई ऐसा हल नहीं है कि आप इसको मेडिकेशन से ठीक कर सकें। ये एक रिहैब प्रोसेस है और आपको इसी के थ्रू इसको ओवरकम करना पड़ेगा। जैसे आपने इम्प्लांट की बात करवाई, तो वो क्या है, एक ऑपरेशन है, क्या चीज़ है, उसको ज़्यादा डिटेल में बताइए। कॉक्लियर इम्प्लांट बेसिकली एक सर्जरी होती है जिसमें कॉक्लिया के अंदर आपके इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट कर दिए जाते हैं एंड थ्रू दैट आपको एक प्रोसेसर ऊपर लग जाता है एंड बच्चा फिर वो हेयरिंग एड के तौर पे कॉक्लियर इम्प्लांट एक तरह से काम करता है। आपको मुसलसल लगा के रखना होता है, जब तक आप लगा रहे हो तब तक सुन रहे हो, ये वाली चीज़ होती है। बट उसका यही है कि आपको अपने वेकिंग आवर्स में पूरा टाइम लगाना होता है
और आप कॉकलियर इम्प्लांट को प्रॉपर अगर यूज़ करें तो आप बहुत अच्छी स्पीच डेवलप करके नॉर्मल लोगों की तरह रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपको सबकी बात बिल्कुल नॉर्मली समझ आ जाती है। और उसके लिए कोई ख़ास उम्र है ऑपरेशन के लिए? कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। अगर अर्ली इंटरवेंशन पे हो तो हम कोशिश करते हैं 3 साल से कम उम्र के बच्चों को ही कर दें, क्योंकि 3 साल की उम्र तक हमारा ब्रेन 90% डेवलप हो चुका होता है और बाकी 5 साल की उम्र तक 100% डेवलप हो जाता है। तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चे के ब्रेन डेवलप होने से पहले उसके साथ ये हो जाए, उसका कॉकलियर इम्प्लांट कर दिया जाए, ताकि वो जो उसकी लर्निंग की एज है वो ना गुजरे और बच्चा लर्न कर ले। बट कॉकलियर इम्प्लांट या हेयरिंग एड्स हम ओल्ड एज में या फिर यंगस्टर्स में भी करते हैं, जिन लोगों की स्पीच डेवलप होती है बट ड्यू टू कोई ट्रॉमा या किसी भी चीज़ से हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाए, तो उस सूरत में भी कॉकलियर इम्प्लांट किया जाता है या हेयरिंग एड्स लगाए जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो हेयरिंग एड लगाने के बाद जो आप स्पीच थेरेपी जो है वो कब शुरू करते हैं बच्चों? अच्छा, स्पीच थेरेपी जो है हेयरिंग एड के लगाते ही शुरू कर देते हैं। बच्चा अगर कोई 1 हफ्ते तक प्रॉपर हेयरिंग एड लगा ले तो हम उसके बाद उसको कहते हैं कि अब आप इसको स्पीच थेरेपी के लिए ले जाएं। फौरी तौर पे इसलिए नहीं स्टार्ट करते कि बच्चा अभी हेयरिंग एड से फेमिलियर ही नहीं होता। वो अक्सर बच्चे होता है निकाल के फेंक रहे होते हैं कि अच्छा ये क्या चीज़ दे दी। अच्छा, बड़े अगर निकाल के नहीं भी फेंक रहे तो उनका ये होता है कि ये एकदम से हमारे कान बंद थे कुछ दिन, क्योंकि अगर किसी को कोई ट्रॉमा की वजह से भी हुआ है तो कुछ अर्सा कान बंद हुए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर फ़ौरन आपने हेयरिंग एड लगा दिया है तो उनको ये होता है कि अच्छा एकदम कान बंद करके खुले हैं तो आवाज़ें तकलीफ दे लग रही होती हैं उन्हें, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उन्हें उस माहौल को एडजस्ट करने के लिए, आवाज़ों को बर्दाश्त करने के लिए। तो हम 1 हफ्ता देते हैं कि आप आराम से थोड़े खामोशी वाले माहौल में बेशक से लगा लें, उसके बाद हम उनकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट करा देते हैं। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, तो ऐसे केसेस के अंदर जब बच्चों को हेयरिंग एड लगती है तो उन्हें कितना टाइम लगता है? यानी कि आपने बताया 1 हफ्ते में तो थोड़ा सा वो आदत डाल लेते हैं हेयरिंग एड की, उसके बाद जब आप स्पीच थेरेपी जब उसकी शुरू करते हैं तो कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है या वो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है? अच्छा, अगर तो आपने बिल्कुल अर्लीस्ट इंटरवेंशन पे हेयरिंग एड लगा लिया और कॉकलियर इम्प्लांट करा लिया तो हमारा आइडियल टाइम पीरियड 3 इयर्स होता है। 3 इयर्स में बच्चा वो लैंग्वेज डेवलप कर लेता है जो उसकी एज अप्रोप्रिएट होती है। बट अगर आप डिले करते हैं तो वो थोड़ा सा प्रोसेस टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन स्टिल इट इज़ वर्थ इट। अगर वो काम 3 साल में नहीं तो 4 साल में हो जाएगा, बट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर डिले हो गया है तो हमने बिल्कुल उसको करना नहीं है। थोड़ा सा आपका वही जो स्पीच थेरेपी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। स्पीच थेरेपी का जैसे हम फिजियोथेरेपी की बात करते हैं, इस तरह का नहीं है कि आपने लाइक मसल एक्सरसाइजेस कराई, इट विल टेक 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। हम कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बता सकते, बट अगर आइडियल कंडीशंस रहें तो हम 3 इयर्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे की प्रॉपर लैंग्वेज डेवलप करा दी जाएगी। ठीक है। और जब अब बच्चा स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाता है और स्पीच थेरेपी उसकी हो जाती है तो बिल्कुल वो नॉर्मल बच्चों की तरह सुन पाता है और उसी तरह से बात कर पाता है? जी बिल्कुल। जब अगर बच्चे अर्लीस्ट इंटरवेंशन के बाद गया है तो वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह सुन लेता है। अगर बच्चा थोड़ा सा लाइक जैसे अगर आपने किसी 5 साल के बच्चे को हेयरिंग एड लगाया है तो उसके लिए ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होती है। वो फिर 1-on-1 कॉन्वर्जेशन ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर पाता है। ग्रुप कॉन्वर्जेशन में उसको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, बट ये है कि उसकी अगर स्टिल आप थेरेपीज़ में प्रैक्टिस करते रहें तो वो चीज़ ओवरकम हो सकती है। अच्छा, उन पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे जिन्होंने न्यूनेटल हेयरिंग स्क्रीनिंग नहीं करवाई और उनको ये डाउट है कि उनका बच्चा सही तरीके से बोल नहीं पा रहा या सुन नहीं पा रहा, तो वो कहाँ जाएं और किस डॉक्टर से कंसल्ट करें? ठीक है, आप डॉक्टर ईसाज लैब आ सकते हैं। आप वहाँ पे अपना न्यूबॉर्न हेयरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लें, और अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो हम ऑडियोमेट्री भी करते हैं। तो हम ऑडियोमेट्री कर देंगे कि बच्चा अगर सुन नहीं पा रहा तो कितना नहीं सुन पा रहा। समटाइम्स बच्चा नहीं बोल रहा, कुड बी डिलेड लैंग्वेज एज वेल, लेकिन हमारा सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि इज़ इट डिलेड लैंग्वेज और इज़ इट हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो हमें पहला स्टेप चेक करना होगा। हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि 2.5 साल का बच्चा है, ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं एंड वो अभी तक बोल नहीं रहा, और ये हमारे एक चीज़ आती है कि इसके फादर ने देर से बोला था तो ये भी देर से बोलेगा, तो हम और 1 साल वेस्ट कर दें। आप बेसिकली 1 साल वेस्ट नहीं, आप पूरा वो टाइम पीरियड जो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट की एज है वो पूरी जो है मिस आउट करें। ऑलरेडी बच्चा 2.5 साल का था, आप 3-3.5 साल तक ले गए, बच्चे का ब्रेन तकरीबन डेवलप हो गया और आपने उसको हेयरिंग चेक करवाया ही नहीं है, एंड मे बी वो हेयरिंग चेक बाद में आपको करवाना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि सबसे पहला स्टेप हेयरिंग चेक आपका लाजमी होना चाहिए। एंड बेसिकली ये टेस्ट तो हॉस्पिटल्स में ही एज इन मेटर्निटी हॉस्पिटल्स में हमें इस चीज़ को परस्यू करना चाहिए कि हम राइट आफ्टर बर्थ इस टेस्ट को कर दें, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा हेयरिंग इम्पेयर्ड है तो उसका उस वक्त जो है आगे इलाज हो सके, उसके अंदर उसकी डिवाइसेस उसको दी जा सकें और थेरेपी करवाई जा सके। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह मैं ये आपकी बात को ही कंटिन्यू करूँगी। जो जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ
मैटरनिटी हॉस्पिटल खासतौर पे, वहाँ पीडियाट्रिशियन मौजूद होते हैं डिलीवरी के टाइम पर, तो वो क्या वो उस वक्त स्क्रीनिंग नहीं कर रहे होते उसकी? बेसिकली वो लोग स्क्रीनिंग नहीं कर रहे, अभी तक पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस नहीं है, बाहर कंट्रीज़ में सब जगह ये प्रैक्टिसेस होती हैं। तो वी वांट टू गिव दिस मैसेज टू ऑल द मैटरनिटी हॉस्पिटल्स एंड ऑल द गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियंस कि राइट आफ्टर द डिलीवरी जब पेशेंट के लाइक बेबी के और मदर के घर जाने से पहले ही आप उस टेस्ट को कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि एक महीने के बच्चे को कोई भी पेरेंट किसी लैब लाने से भी घबराएगा कि कहीं आके हम टेस्ट करवाएं, तो पेरेंट्स को ये होता है कि और जर्म्स लग सकते हैं, विच इज़ प्रीटी मच द राइट थिंग। तो इससे बेहतर ये है कि आप मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में ही राइट आफ्टर बर्थ ही उसका वो टेस्ट कर लें, या फिर जब हॉस्पिटल में बच्चा पीडियाट्रिशियन के पास दोबारा आएगा, क्योंकि पीडियाट्रिशियन के पास तो उसका अपॉइंटमेंट होता ही है आफ्टर बर्थ, तब वो टेस्ट उसका विद इन दैट 1 मंथ ही कर लिया जाए। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि वो पेरेंट्स जिनको डाउट है कि उनके बच्चों के हेयरिंग इम्पेयरमेंट है और वो शायद सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो कितना कॉस्टली प्रोसेस होता है ये कि बच्चों को हेयरिंग एड जो है वो प्रोवाइड की जाए, फिर स्पीच थेरेपिस्ट के पास लिखा जाए, और कितना टाइम टेकिंग है? अच्छा, हेयरिंग एड्स हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, क्योंकि हम जैसे कि एक अंडर डेवलप कंट्री हैं, हमारे पास देर आर मैनी पीपल लाइक दैट जिनके लिए पास रिसोर्सेज कम है, तो हमारे पास वो हेयरिंग एड्स भी मौजूद होते हैं जो बहुत अच्छे प्रोग्रामेबल नहीं है बट आपके बच्चे को सुनने में मदद कर सकते हैं। अब बात वहाँ पे थोड़ी सी वो वाली आ जाती है, बिल्कुल ना सुनने से कुछ हद तक सुन लेना फिर भी बेहतर होता है। तो हम उस केस में थोड़ा सा आपको जो रीज़नेबल रेंज में आ जाए हेयरिंग एड वो प्रोवाइड कर देते हैं। अदरवाइज़ हेयरिंग एड्स हमारे काफ़ी कॉस्टली भी पड़ जाते हैं। आपका पर पेयर जो है अराउंड 1 लाख स्टार्ट होता है एंड इट गोज़ ऑन टिल 5-6 लाख्स और प्लस भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना अच्छा चाहिए, क्योंकि हेयरिंग एड्स में भी आपके पास टाइप्स होती हैं। हेयरिंग एड्स देर आर काइंड ऑफ हेयरिंग एड्स जो आपकी बैकग्राउंड नॉइस कैंसलेशन कर देते हैं, अगला बंदा कौन क्या बात कर रहा है तो सिर्फ फ्रंट वाली की आवाज़ आपको आ रही है, साइड्स की आवाज़ें कैंसिल हो गई हैं। तो जितने आप वही एडवांस फीचर्स चाहेंगे उतना थोड़ा सा वो आपको कॉस्टली पड़ सकता है। स्पीच थेरेपी डिफरेंट लोग डिफरेंट चार्ज कर रहे हैं उसके लिए, तो वो आपका लेकिन एक लंबा प्रोसेस है। स्पीच थेरेपी का जो है आपका टाइम 2 से 3 साल तो एटलीस्ट आपकी स्पीच थेरेपी होती ही होती है, तो इससे कम तो बहुत मुश्किल चीज़ है इवन विद हेयरिंग एड्स या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट। अच्छा, स्पीच थेरेपी से थोड़ा सा एक सवाल मेरे जहन में ये आया कि जब आप स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवाते हैं बच्चों को, तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो क्या इनिशियल वर्ड्स उनको सिखाए जा रहे होते हैं? किस तरीके से जो लैंग्वेज है हमारी उर्दू लैंग्वेज, अगर कोई अपने रीजनल लैंग्वेज में है जैसे सिंधी, बलोची या कोई उसमें बात करता है, तो किस तरीके से उसको सिखाया जाता है? अच्छा, देखिए हमारे पास एक चीज़ ये होती है कि अगर बच्चा 6-7 महीने का हमने उसकी थेरेपी स्टार्ट कराई है, तो हम बच्चे के साथ सिर्फ प्ले थेरेपी करते हैं। तकरीबन 1.5 साल के बच्चे तक हम प्ले थेरेपी करते हैं। प्ले थेरेपी में आप बच्चे को फ्लोर पे लेके चीज़ें करा रहे हो, डिफरेंट चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहे हो, डिफरेंट एनिमल साउंड्स इंट्रोड्यूस करा रहे हो, ये सारी चीज़ें आप बच्चे को प्ले बेस्ड तौर पे सिखा रहे होते हैं। जहाँ तक बात है रीजनल लैंग्वेजेस की, देर आर मैनी थेरेपिस्ट जो डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस बोलते हैं, जो जिनका अपना बैकग्राउंड और अपनी मदर टंग्स रीजनल लैंग्वेजेस हैं। वी डू रेफर वन चाइल्ड टू अनदर पर्सन कि अगर कोई चाह रहा है कि हमारा बच्चा सिंधी में ही लैंग्वेज सीखे, और अगर मुझे सिंधी नहीं आती, आई विल आस्क एनी को फेलो जो सिंधी में थेरेपी करा सके, जिसकी सिंधी अच्छी हो, तो आई रेफर टू देम कि आप सिंधी में करा दें। अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे नहीं पॉसिबल हो रहा कोई थेरेपिस्ट, तो वी आस्क द पेरेंट्स कि अगर आपको उर्दू आती है तो आप लोग भी अब उर्दू ही बोलना शुरू करें बच्चे के साथ, और हम भी फिर उर्दू में ही थेरेपी स्टार्ट करवा दें, तो दोनों केसेस हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर लाइबा इस्लाम हमारे साथ मौजूद थी स्टूडियो में, उन्होंने बड़ी डिटेल में हमें बताया कि न्यूनेटल हेयरिंग की स्क्रीनिंग कैसे होती है, अर्ली डिटेक्शन के फ़वाइद क्या होते हैं, और पेरेंट्स को किस तरीके से अपने बच्चों को आगे लेके चलना चाहिए ताकि उनकी हेयरिंग जो है इम्प्रूव हो सके, और फिर वो अगर स्पीच थेरेपी के पास जाना चाहते हैं और थेरेपी लेना चाहते हैं तो कितना टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है। इसी के साथ हेल्थ 21 से मुनीबा गुल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।